या सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरीके से राजनीति इस देश में खुलकर हो रही है, उसमें पहली बार यह भी मौका आ रहा है कि क्या चीफ जस्टिस कॉलेजियम के साथ खड़े होंगे या सरकार के साथ खड़े होंगे। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट के 24 जजों के नाम हैं और सवाल यही है अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी दीपक मिश्रा क्या केएम जोसेफ को 25वें नंबर पर जगह दिला पाएंगे, और यह सवाल लगातार बड़ा हो रहा है। दरअसल जस्टिस केएम जोसेफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे या नहीं, गेंद सीधे तौर पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के पाले में आ गई है, क्योंकि सरकार ने कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए 2 नामों में से सिर्फ एक नाम स्वीकार किया और जस्टिस जोसेफ का नाम पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। और इसके लिए बकायदा कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पत्र लिखा और लिखे गए खत में 3 तर्क दिए। पहला, जस्टिस जोसेफ से वरीयता सूची में 11 जस्टिस और हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। दूसरा, केरल का प्रतिनिधित्व पहले से ही जस्टिस कुरियन जोसेफ कर रहे हैं, तो फिर जस्टिस जोसेफ क्यों। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या उस दिशा में नहीं सोचा जाना चाहिए। यानी सरकार ने तर्कों के साथ जस्टिस जोसेफ का नाम खारिज किया और अब नई परिस्थिति में जस्टिस जोसेफ को लेकर निर्णय की स्थिति में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा आ गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर सरकार के तर्कों को सही मानते हैं तो फिर दोबारा जस्टिस जोसेफ का नाम नहीं भेजेंगे, और अगर दोबारा जस्टिस जोसेफ का नाम वो भेजते हैं तो फिर सरकार को स्वीकार करना होगा, क्योंकि नियमानुसार कॉलेजियम अगर दोबारा किसी जस्टिस का नाम भेजता है तो सरकार के पास स्वीकारने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। तो गेंद चीफ जस्टिस के पाले में है, दोबारा नाम भेजेंगे या नहीं। पर उससे पहले ही सरकार ने जो फैसला लिया और जिस तेजी से चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया, उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। Firstly, I have strong reservations the way government is functioning. They are not giving any primacy to Supreme Court appointments. जो कारण सरकार द्वारा बताए गए हैं जस्टिस जोसेफ का नाम क्लियर ना करने के लिए, वो सरासर अनुचित हैं। इसमें कोई दम नहीं है। दरअसल सवाल सिर्फ एक नाम वापस भेजे जाने का नहीं, ना ही सवाल सरकार के फैसले पर चीफ जस्टिस के फौरन सहमति का है। सवाल तो उन वजहों का है जिस पर हर कोई मौन है, और वो सवाल राजनीति से जुड़े हैं। यहां भी 2 सवाल। पहला, क्या सरकार इसलिए नाराज है कि जस्टिस जोसेफ ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया था। और दूसरा, कॉलेजियम के 5 में से 4 जस्टिस न्यायपालिका में राजनीतिक दखल और चीफ जस्टिस के मुकदमे आवंटित करने की मंशा पर सीधे तौर पर सवाल उठा चुके हैं। The administration of the Supreme Court is not in order. दरअसल मोदी सरकार के दौर में जिस तरह कॉलेजियम बनाम सरकार का मुद्दा बार बार खड़ा हुआ, उसने न्यायपालिका में सरकारी दखल के मुद्दे को सतह पर तो ला ही दिया। पर कुछ पन्ने पलटने होंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी। और 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, लेकिन 14 से ही यह टकराव कैसे किस रूप में शुरू हो गया था, हमें लगता है कुछ पन्नों को वाकई पलटकर देखा जाए, समझा जाए, तब मौजूदा हालात में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लेकर क्यों महाभियोग का जिक्र, क्यों सवाल उठ रहे हैं, कुछ तस्वीर और साफ होगी। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो किसी ने नहीं सोचा होगा प्रधानमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद पहले टकराव की स्थिति सुप्रीम कोर्ट से ही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जब पहली बार संसद में घुस रहे थे तब भी उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर संसद को माना और बाकायदा उसकी जमीन को चूमा था। लेकिन देश की सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान सुप्रीम कोर्ट से टकराव की स्थिति उसके तुरंत बाद ही शुरू हो गई, और उस वक्त शुरू हुई जब मोदी सरकार ने गोपाल सुब्रमण्यम का नाम ठीक उसी तरह वापस कर दिया जैसे अब जस्टिस जोसेफ का नाम वापस किया गया है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गोपाल सुब्रमण्यम
कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा, ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और प्रसिद्ध वकील रोहिंटन नरीमन को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए नामित किया था। तब सरकार ने अन्य नामों पर सहमति जताई, लेकिन गोपाल सुब्रमण्यम का नाम वापस भेज दिया। तो ऐसे में तत्कालीन चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने सरकार को कड़ा जवाबी पत्र लिखा था। हालांकि टकराव और बढ़ता, लेकिन उससे पहले ही पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने अपना नाम वापस ले लिया और विवाद खत्म हो गया था। लेकिन याद कीजिए, इस विवाद के फौरन बाद सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रस्ताव लेकर आई और उसी के बाद शुरू हुआ कोलेजियम बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का विवाद, जो संसद तक पहुंच गया। तो संसद तक में सरकार ने अपनी सफाई पेश की। फाइनेंशियल पावर एंड बजट मेकिंग इज द लास्ट ऑफ द ओनली पावर्स दैट यू हैव। और तब के चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने रिटायरमेंट से ऐन पहले कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर न होने पर केंद्र की मंशा पर सवालिया निशान लगा दिया था और बकायदा सार्वजनिक मंच से कहा था, आखिर क्यों न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। यानी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से पहले चीफ जस्टिस ठाकुर हो या चीफ जस्टिस लोढ़ा, इन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल सीधे उठाए, कोलेजियम के फैसले को सही बताया। पर मौजूदा वक्त में ठीक इसके उलट है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जिस तरह सरकार के सुर में सुर मिलाया और कोलेजियम का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बावजूद नरम रुख अपनाया है, उसने विरोधियों को उन पर निशाना साधने का मौका दे दिया है और विरोध करने वालों में कई पूर्व चीफ जस्टिस भी हैं। और सवाल उठ रहे हैं, क्या महाभियोग के मुद्दे के मद्देनजर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सरकार के साथ खड़े हैं? क्या चीफ जस्टिस को ही लगने लगा है कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है? क्या चीफ जस्टिस को लगता है कि कॉलेजियम के 4 दूसरे जज उनके खिलाफ हैं, लिहाजा आपस का टकराव सिस्टम पर भारी है? या फिर चीफ जस्टिस को लगता है कि उनके रिटायरमेंट में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए तो बेवजह सरकार से टकराव क्यों लिया जाए? ये सीधा सीधा सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है इस पूरे प्रोसेस में, ये बहुत गलत है। तो सवाल कई हैं, पर गौरतलब तो यही है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा इस बरस अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं और तमाम बड़े फैसलों के मद्देनजर सरकार की नजर उन पर टिकी है। और कौन से अहम मामले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के पास हैं, आइए वो भी आपको दिखलाते हैं। दरअसल लिस्ट जो इस वक्त चीफ जस्टिस के पास है उसमें आधार एक्ट भी है, सांसदों की वकालत करने का अधिकार का मुद्दा है, अयोध्या जन्मभूमि का मालिकाना हक विवाद भी है, रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र है उसका भी मुद्दा फंसा हुआ है, भूमि अधिग्रहण में मुआवजे का मुद्दा ही फंसा हुआ है, साबरीमाला मंदिर वाला मसला ही फंसा हुआ है, व्यभिचार में पुरुषों पर मुकदमा चलाने वाला मसला है, समलैंगिकता है। लेकिन महत्वपूर्ण कहीं ज्यादा उसके बाद जो लिस्ट में नाम आते हैं जो उनके पास है वो सेबी सहारा मामला है, वो दिल्ली सरकार बनाम LG मामला है और केरल लव जिहाद का मामला। ये सारे मुद्दे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने है। तो ये सारी स्थिति अगर महत्वपूर्ण है तो जाहिर है सियासत अभी और आने वाले वक्त में तीखी हो जाएगी, ये तो मानकर चलिए।